प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए बाज़ार में गेस्ट पेपर आ गया है और उसी गेस्ट पेपर से मैं आप लोगों को हिस्ट्री का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये है हिस्ट्री मॉडल सेट 1। आप लोग क्वेश्चन का पैटर्न को जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो पहले के वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला जो होगा OMR सीट पर होगा आपका और 40 मार्क्स का रहेगा। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो लोथल। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सरस्वती। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो गांधार राज्य में। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी तांबा। आर्यों के प्रिय पेय क्या है? तो सोमरस। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। मेगास्थनीज कौन था? तो एक राजदूत था। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का। बहुत इंपॉर्टेंट है। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो बासवान। इस्लाम का जिस शताब्दी में उदय हुआ वह थी 7वीं शताब्दी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का क्या नाम था? तो हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य किन दो नदियों के दोआब से फला फूला? तो कृष्णा और तुंगभद्र दोआब। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो पतझड़। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526। मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे बाबर। दक्कन का विद्रोह कब हुआ? 1875। महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का इकाई था महल। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो मेरठ से। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित था? मद्रास में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में बनाया गया था? तो जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के लिए। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में कौन सा नगर सुनिश्चित योजना के अनुसार बना था? तो पाटलिपुत्र। बंग भंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1905। भारत का राष्ट्र का पिता माना गया है तो मोहनदास करमचंद गांधी को। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? तो 12 मार्च 1930 को। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1915 में। पाकिस्तान का गठन हुआ था उपयुक्त में से कोई नहीं। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 10। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? 22। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? 1948 में है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? तो कैप्टन मुनरो ने। नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर के। आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? तो ये द्वितीय खंड। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो रंग तृतीय। मरीचि थी तो बौद्ध देवी। ऋग वैदिक समाज था तो पितृसत्तात्मक। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? तो 40। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की। खंड ब अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो आपका पहला क्वेश्चन है, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश था। भारत के उन दो नगरों के नाम लिखिए जिनका इब्न बतूता ने दौरा किया और वहां विश्वव्यापी संस्कृति पाई। तो दिल्ली तथा दौलताबाद। पहाड़ियाँ लोग कौन थे? तो औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को पहाड़ियाँ कहा जाता था। बम्बई में नव ग्राथिक शैली की किन्हीं दो इमारतों के नाम बताइए। तो बम्बई विश्वविद्यालय तथा विक्टोरिया टर्मिनल। फिर स्त्री धन से क्या अभिप्राय है? तो विवाह के समय स्त्री को मिले उपहारों पर स्त्री का स्वामित्व माना जाता था, जिसे स्त्री धन कहा जाता था। उलुक तथा दावा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उलुक और डाक व्यवस्था को कहा जाता था, जबकि दावा पैदल डाक व्यवस्था को। उलुक प्रति 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चलित होती थी, जबकि दावा में प्रति मील 3 अवस्थान होते थे।
मतलब रुकता था, 3 बार रुकता था। बंगाल में इस्तमारी बंदोबस्त व्यवस्था कब व किसने लागू की? तो बंगाल में इस्तमारी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो पहला है, मातृ देवी की पूजा होती थी, पशुपति की पूजा प्रचलित थी, कुबड़ वाला बैल पूजनीय था, पीपल वृक्ष की भी पूजा होती थी, नाग पूजा, स्वास्तिक मतलब सूर्य पूजा, अग्नि पूजा के भी संकेत मिलते हैं। पांचवा, एक मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ में से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। यह संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। संभव है कि हड़प्पा वासी धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते हों। कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन काफ़ी हद तक आज के हिंदू धर्म के ही समान था। यद्यपि इस सभ्यता से कहीं भी मंदिर जैसे अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य कौन था? तो एकलव्य एक वन में रहने वाला निषाद नामक जनजाति से संबंधित युवक था। महाभारत में उसका नाम द्रोणाचार्य से उसके संबंधों के कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर सका। कहा जाता है कि एकलव्य को धनुष बाण चलाने की शिक्षा पाने का बड़ा चाव था। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन उन्होंने स्वयं को कुरुशाही परिवार के प्रति समर्पित बताकर उसे धनुष बाण चलाने की शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य दिल से द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। वह अपनी मृत प्रतिमा के समक्ष प्रतिदिन आदर करने के उपरांत रोजाना अभ्यास करने लगा। उसने एक दिन पांडव के एक कुत्ते के भौंकने को बंद करने के लिए ठीक उसके मुंह में उस जगह कई तीर मारे जहां वह श्वाप बोल रहा था। उसके मुंह में लगे बाणों को देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ। वह द्रोण को एकलव्य के पास ले गए। एकलव्य ने स्वयं को उन्हीं का शिष्य बताया और उनके कहने संघर्ष दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया। द्रोणाचार्य को भी यह विश्वास नहीं था कि एकलव्य इतना अधिक गुरु भक्त हो चुका था कि वह अपनी धनुष बाण की प्राप्त कुशलता को दाहिने हाथ का अंगूठा देकर त्याग देगा। जो भी हो, इस घटना के बाद एकलव्य उतनी कुशलता से वार नहीं छोड़ सका जितना कि वह पहले छोड़ता था। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य की 4 सफल विजय कौन कौन सी थी? तो पहला है पंजाब विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु के पश्चात पंजाब को जीत लिया। फिर है मगध की विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य मतलब चाणक्य की सहायता से मगध के अंतिम राजा धनानंद की हत्या करके मगध को जीत लिया। फिर है बंगाल विजय। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी भारत में बंगाल को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। चौथा है दक्षिण भारत पर विजय। तो जैन साहित्य के अनुसार आधुनिक कर्नाटक तक उसने अपनी विजय पताका फहराई थी। 11 क्वेश्चन है, महावीर के उद्देश्यों का वर्णन करें। तो पहला है सत्य। तो सत्य बोलना, झूठ ना बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संग्रह ना करना, और ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। महावीर ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, परंतु आत्मा, कर्म, फल तथा पुनर्जन्म को मानते थे। 12 है, खान ए खाना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो खान ए खाना का शाब्दिक अर्थ है खानो मतलब उपाधि, खान, मलिक आदि में सबसे महान। यह एक उपाधि थी जो अकबर ने बैरम को दी थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक एवं गुरु था। सन 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खां ने अकबर को अपने दिशा निर्देशों द्वारा राज्यकार्य चलवाया। सिंहासनारोहण के समय अकबर की आयु केवल 13 वर्ष एवं 4 माह थी। अतः मुगल सम्राट स्थिरीकरण में बैरम खां का बड़ा हाथ था। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? इससे क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न हुए? तो दक्षिण पश्चिमी भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। इसके अंतर्गत किसान भूमि का मालिक था, यदि वह भू राजस्व का भुगतान करता रहे। इस व्यवस्था के समर्थकों का कहना था कि यह वही व्यवस्था है जो भारत में पहले थी। बाद में यह व्यवस्था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दी गई। इस व्यवस्था में 20 से 30 वर्ष तक संशोधन कर दिया जाता था तथा राजस्व की राशि बढ़ा दी जाती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की निम्नलिखित त्रुटियां थी। पहला, भू राजस्व 45 से 55% था, जो बहुत अधिक था। दूसरा है, भू राजस्व बढ़ाने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा था। तीसरा है, सूखे अथवा बाढ़ की स्थिति में भी पूरा राजस्व देना पड़ता था। इससे भूमि पर किसान का प्रभुत्व कमजोर पड़ गया। प्रभाव, इससे समाज में असंतोष और आर्थिक विषमता का वातावरण छा गया और सरकारी कर्मचारी किसानों पर अत्याचार करते रहे तथा किसानों का शोषण पहले जैसा ही होता रहा। 14 नंबर क्वेश्चन, 1931 के गांधी इरविन समझौते का क्या परिणाम निकला? तो पहला है,
यद्यपि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, जनवरी 1932 में को गांधी जी तथा अन्य नेताओं को बंदी बना लिया गया। दूसरा, कांग्रेस को पुनः गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तीसरा, 1 लाख से अधिक सत्याग्रही बंदी बना लिए गए। चौथा, हजारों प्रदर्शनकारियों की भूमि, मकान तथा संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 15 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रश्न पर विद्वानों के विभिन्न मत हैं। प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़, सूखा, आग, नदियों के प्रवाह में बदलाव या सूखना, जलवायु परिवर्तन, भूमि में नमी तथा शुष्कता का बढ़ना, जंगलों का कटना, मलेरिया, प्लेग जैसी बीमारियों से लोगों की मृत्यु आदि पतन के लिए उत्तरदायी माने गए हैं। इनमें से कुछ कारण स्थानीय थे, परंतु समस्त सभ्यता विनाश इनसे नहीं हुआ था। अनेक ने नर कंकालों से प्राप्त अवशेष और दुर्ग या किलों के अवशेषों से कुछ विद्वानों ने यह माना है कि विदेशी, विशेषकर आर्यों के आक्रमणों से इस सभ्यता का अंत हुआ था। आधुनिक विद्वान भौतिक अथवा आर्थिक कारणों को पतन के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। उनके अनुसार 1900 ईस्वी में के बाद हड़प्पा राज्य का अंत हुआ होगा। इस समय हड़प्पा प्रशासन कमजोर हो गया था। कृषि उत्पादन, विभिन्न शिल्प उद्योग तथा व्यापार घटने लगे थे। कई उद्योग बंद हो गए थे। इसका प्रभाव अंतर्देशीय तथा विदेशी व्यापार पर हुआ। कच्चे माल की कमी के कारण उपकरणों का निर्माण बंद हो गया होगा। लोग नगरों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में बसने लगे होंगे। ग्रामीण जीवन शैली को उत्तर हड़प्पा या परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहा गया है। इस नई संस्कृति ने हड़प्पा सभ्यता का स्थान ले लिया था। 16, विजयनगर में रहने वाले समान लोगों के जीवन का वर्णन करें। तो इसको देख लीजिए। अन्य राज्यों की तरह विजयनगर में कई वर्ण और जातियाँ थी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, वीडियो का है कि लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना करें। फिर अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर V.R. अंबेडकर की देनों का मूल्यांकन करें। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों का उल्लेख करें। तो उत्तर है, यहाँ से उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। क्रिप्ट मिशन से निराशा, बर्मा में भारतीयों पर अत्याचार, ब्रिटिश सरकार की घोषणा, द्वितीय विश्व युद्ध के लक्षण के घोषणा। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आप लोग को PDF फॉर्मेट में देखना है तो क्रोम ब्राउज़र में जाकर आपको लिखना होगा DRGP82 और सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद आपको वहाँ दीपक कुमार लिखा मिलेगा, दीपक कुमार। उसको जब आप क्लिक कीजिएगा तो आप नोट्स तक पहुँच जाइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक ले आज्ञा दीजिए। बाय बाय।